एक और फेस टू फेस पे दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और ईडन मार्केट्स का। दोस्तों मेरे साथ एक घटना हुई। एक्चुअली फैमिली बहुत बड़ी है हमारी, जॉइंट फैमिली में रहते हैं और उनके भी बहुत बड़े बड़े फैमिली मेम्बर्स लोग हैं। तो एक अंकल आए हुए थे कहीं से, उन्होंने बोला कि बेटा एफडी में पैसा पड़ा हुआ है तो शेयर बाजार में लगवा दे। और वो अंकल थे तकरीबन 70-72 साल के थे। तो एक बार तो मैं घबरा गया कि यार ये कैसे होगा, 70-72 साल के हैं, उनका एफडी तोड़वा के मैं अगर शेयर बाजार में पैसा डलवाऊंगा और उसमें पैसे लग गए तो कैसे जवाब दूंगा उनको। तो थोड़ा डाइसी लगा मेरे को। तो मैंने कहा कि अंकल एफडी में पैसा पड़ा है तो देखिए शायद आपकी एज के लिए सही भी है, ऑल्दो आपको रिटर्न अभी कम दिख रहा होगा उसमें, बट शायद सही है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे लिए नहीं है, मैं अपने बच्चे के लिए बोल रहा हूँ। मेरा लड़का हो गया 40 साल का और वो अभी भी पैसा एफडी में रख रखा है। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत गलत बात है, 40 साल का बंदा एफडी में पैसा रखेगा तो ग्रो कैसे करेगा। तो उन्होंने बोला कि देख ऐसा है कि सेफ्टी हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अपने बिजनेस पे लगे रहते हैं, कहाँ पे हम लोग रिस्क लेंगे। तो शेयर बाजार में तू ही एक है, मैं जानता हूँ कि तुम सेफ पैसा कमाई करवा के दे सकता है। मैंने बोला बस मेरे से नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि शेयर बाजार में सेफ्टी कहाँ से मिलेगी। तो बात चलते चलते उन्होंने कहा कि बेटा कोई प्रोडक्ट हो तो बता दे जिसमें रिटर्न बेटर हो, बिकॉज एफडी में रिटर्न नहीं मिलता है और जहाँ पर रिस्क जो है ना वो कम रहे। तो मैंने कॉल किया, मेरे एक मित्र हैं जो कि बॉन्ड मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मैंने उनको बोला कि सर एक बार आप आ जाइए कलकत्ता और कैसे हम एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में लोगों को बताएं जिसमें रिटर्न एफडी से बेटर हो और शेयर बाजार वाला जैसा रिस्क ना हो, ताकि एक स्टेबल इनकम जिनको चाहिए, जो ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं और साथ में एक पैरेलल स्टेबल इनकम का स्ट्रीम हो, उनको मैं कुछ डायरेक्शन दे पाऊँ। तो मैंने उनको इन्वाइट किया कलकत्ता और वो मेरे साथ अभी बैठे हैं। उनका नाम है रोहित मुरारका। हेलो रोहित। हाय विवेक, हाउ यू? मस्त, कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। बहुत अच्छा लगा आप आ गए कलकत्ता। चलिए, कलकत्ता इज लाइक होम। मेरा तो ससुराल कलकत्ता में है, सो इट इज अ सेकंड होम टू मी। अरे क्या बात है। तो मेरे तो दोस्त भी हैं ये, और अभी तो मेरे जवाई भी हो गए आप कलकत्ता। सो रोहित, आपने समझ ही लिया मैं किस चर्चा की बात कर रहा हूँ। तो सबको रिटर्न ज़्यादा चाहिए और शेयर बाजार अभी थोड़ा डावाडोल भी हो रखा है। तो मुझे भी घबराहट होती है लोगों को बताने के लिए, खासकर एक लार्ज लमसम कैपिटल किसी का होता है ना, तो मुझे घबराहट होती है। तो मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम किया था, तो मुझे बॉन्ड मार्केट के बारे में अंडरस्टैंडिंग थी। तो जनरली हम लोग रिकमेंड कर देते हैं कि म्यूचुअल फंड में डाल दो, बॉन्ड के अंदर में, उसमें रिटर्न आएगा। बट उसमें भी आजकल लोगों को थोड़ा डाउट हो गया है। इन दिनों कुछ केस हो गए। तो लोगों को लगा कि मैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्यों पैसा दूं बॉन्ड के लिए, क्या मैं डायरेक्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूं? तो यू आर द बेस्ट पर्सन। तो पहले तो हमको अपने जो लर्नर्स हैं उनको बताना ये बॉन्ड होता क्या है, किस किस तरह के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या कुछ नया हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। श्योर। सो थैंक यू विवेक। सो आई थिंक आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई अभी सबसे पहले, कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है क्या जिसमें एफडी से बेटर रिटर्न्स हमको मिलेगा और इक्विटी जितना रिस्क नहीं है। तो मैं एक विजुअलाइज अगर हम करने की कोशिश करें कि एक ग्राफ है, इधर रिस्क है, इधर रिटर्न है। सो एफडी लोएस्ट रिस्क लोएस्ट रिटर्न, कॉर्नर ऑफ द ग्राफ। इक्विटी हाई रिस्क हाई रिटर्न, अदर कॉर्नर ऑफ द ग्राफ। बीच में कुछ है क्या? इसको अगर नंबर्स के टर्म्स में बात करें तो आज के दिन किसी भी आप अच्छे बैंक में जाएंगे एफडी करने, रफली आपको 5% के आसपास का रिटर्न मिलेगा। ओके, इक्विटी में एट अ पोर्टफोलियो लेवल ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रफली 15% के आसपास, 14-15% के आसपास आपको रिटर्न मिलना चाहिए ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली शॉर्ट पीरियड में कोई बता नहीं सकता कितना होगा, लाइक वी हैव सीन अभी तो 15% का नेगेटिव रिटर्न आ गया है। ओके, सो व्हाट इज दैट प्रोडक्ट which fits in between this 5% of FD and 15% of equity? कोई प्रोडक्ट है क्या जिससे मुझे 9, 10, 11% का रिटर्न मिलेगा? There is a very large investor segment who is willing to take कि FD से मैं थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकता हूँ। सबको पता है FD में है 5 लाख तक का तो आपका गवर्नमेंट का इंश्योरेंस रहता है। बट एनीवे इंडिया में कोई भी कमर्शियल बैंक आज तक फेल नहीं हुआ। किसी 1-2 बैंक्स में प्रॉब्लम आई तो भी अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक्स में पैसा आपको वापस मिल गया। बट पीपल अंडरस्टैंड कि मैं थोड़ा और रिस्क ले सकता हूँ। बट इक्विटी जैसा रिस्क नहीं चाहिए कि मैंने सोचा लॉन्ग पीरियड में 15% का मेरा रिटर्न बनेगा, बट अभी देख रहा हूँ पिछले साल इन्वेस्ट किया था तो 15% का नेगेटिव रिटर्न आ गया। सो सर्टेनिटी चाहिए, थोड़ा रिस्क ज्यादा ले सकता हूं, वोलैटिलिटी नहीं चाहिए। ओके, मेन वही है, वोलैटिलिटी नहीं चाहिए, स्ट्रेट लाइन रिटर्न चाहिए, बट एफडी जितना कम रिटर्न नहीं चाहिए। सो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए आई थिंक बॉन्ड इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। ओके,
तो देखिए करना तो सभी प्रोडक्ट में चाहिए ना। आज एफडी का एक अपना रिलेवेंस है Yes. कि कल मेरे को पैसा चाहिए किसी भी Yeah. रीजन से, क्योंकि अनसर्टेनिटी आ सकती है, इमरजेंसी आ सकती है, तो एफडी बचाता हमको फाइनली। और इक्विटी में लॉन्ग टर्म वेल्थ अगर इंडिया में बिलीव करते हैं तो इक्विटी में चाहिए। तो मिक्स तो होना ही चाहिए नहीं। तो आप अगर मैं आपसे एज वाइज डिस्कशन करूं कि जैसे 40 साल के उनके लिए बात हो रही थी, तो इक्विटी में कितना होना चाहिए उनका, और फिक्स डिपॉजिट में कितना होना चाहिए, और बॉन्ड टाइप ऑफ प्रोडक्ट में कितना होना चाहिए? श्योर। तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली देखता हूँ इस क्वेश्चन को, एज से उसका रिलेवेंस हम हटा देते हैं। अच्छा, ठीक है। सी आई थिंक सबसे फंडामेंटल फिलॉसफी इन्वेस्टमेंट्स में है एसेट एलोकेशन। ओके, जिसपे हम लोग थोड़ा कम ध्यान देते हैं। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑलवेज लगेगा कि कौन सा स्टॉक में ले लूं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कौन सा वो म्यूचुअल फंड है जो मुझे 2% ज्यादा अल्फा दे देगा, 2% ज्यादा रिटर्न दे देगा। वो करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं करना चाहिए, बट उससे भी ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है जो आपको आंसर करना चाहिए वो है एसेट एलोकेशन। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्रिकेट टीम आप बना रहे हो, ओके, आपको बैट्समैन चाहिए, बॉलर चाहिए, ऑलराउंडर चाहिए, विकेट कीपर चाहिए। कितने बैट्समैन चाहिए, कितने बॉलर चाहिए, बॉलर में भी स्पिनर चाहिए, फास्ट बॉलर चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका डिसीजन है, सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आंसर करना चाहिए। जब आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ 2 स्पिनर हमको खिलाने हैं, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा स्पिनर लेना है, लेफ्ट आर्मर लेना है, ऑफ स्पिनर लेना है, लेग स्पिनर लेना है। बट पहले ये डिसाइड करो कि स्पिनर लेना है, फास्ट बॉलर लेना है। ऐसे ही एसेट एलोकेशन में कितना एफडी में डालना है, कितना इक्विटी में डालना है, कितना बॉन्ड में डालना है, पहले ये आंसर कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे कि अच्छा विद इन दैट अभी मैं क्या करूं। सो अगर आपका ही मैं एग्जांपल लेता हूं कि ये 40 इयर्स के हैं, उनको क्या करना चाहिए। देखिए एफडी में आपको वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपका इमरजेंसी फंड्स है, ओके। एंड शायद आपने किसी बिजनेस फैमिली का एग्जांपल लिया था, मैं एक किसी सैलरीड पर्सन का एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ योर लिसनर्स आई एम प्रिज्यूमिंग आर सैलरीड लाइक मी। आपका एक रिस्क इमरजेंसी पूल होना चाहिए ऑलवेज, ओके। उसका क्या मतलब है, ये दिस डिपेंड्स फ्रॉम पीपल टू पीपल। जैसे मेरे लिए वो है 6 महीने का सैलरी, किसी के लिए 3 महीने का हो सकता है, किसी के लिए 1 साल का हो सकता है। सैलरी की 6 महीने का खर्चा? 6 महीने का सैलरी। अच्छा, ओके। तो उससे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलता है ना। जैसे आपका 1 लाख का सैलरी है, खर्चा 60,000 का है, तो 40,000 का आपका सरप्लस है। करेक्ट। तो अगर आप 6 महीने का सैलरी को इमरजेंसी फंड मानते हैं तो वहां पे आपका ऑटोमेटिकली 40,000 का आपका क्वेश्चन बचता है, बफर रहता है ना। तो मेरे लिए वो 6 महीने का, वो 3 महीने का भी हो सकता है। 3 महीने से कम नहीं करना चाहिए, 1 साल इज गुड इनफ। वो पैसा आप एफडी में डाल के भूल जाइए, और वो आपको कभी भी नहीं टच करना है। कितना भी अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आए, कोई भी आपका हॉट स्टॉक है, आपके बेस्ट फ्रेंड ने, आपके बेस्ट एडवाइजर ने, विवेक ने आपको रिकमेंड किया है, वो पैसा आपको टच नहीं करना है। अच्छा, ये एफडी पे मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं, अभी पूछ लूं? हाँ पूछिए। देखिए एफडी में भी अब 2 तरह के बैंक हो गए। एक बोलता है हम तुमको ज्यादा ब्याज देगा क्योंकि वो छोटे बैंक है, अभी ग्रो करना चाह रहे हैं, और एक रेपुटेड बैंक हो गया जैसे कोटक टाइप का बैंक है, वो बोलता है भैया हम तो इतना ही देगा। ठीक है, एक तो वो क्वेश्चन है मेरा कि एफडी में लगाएं तो किस में लगाएं। दूसरा, जब आप 6 महीने के इमरजेंसी फंड की बात करते हैं तो मैं एफडी कितने टेन्योर का बुक करूं? 6 महीने का करूं कि एफडी में बुक करता हूं 2 साल का, लेकिन वो प्रीमेच्योर कभी अगर रिडीम करना पड़ गया तो मैं कर लूंगा, उसमें मेरा कुछ ना कुछ हिट होता है तो वो ले लूंगा मैं। हाँ ठीक है, तो उसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए उसको आप 2 तरीके से देखना चाहिए। इमरजेंसी फंड जो ऐसा है, वो पैसा शुड बी लाइक रियल कैश, ओके। जो कैश आप अपने घर में रखते हैं कि कोई सामान वाला, सब्जी वाला आ गया तो आपने पॉकेट से निकाल के 100 रुपए उसको दे दिए। एफडी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए कि आज पैसा मुझे जरूरत है, शाम को या तो मैक्सिमम कल तक वो मेरे अकाउंट में होना चाहिए। कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, कोई हेल्थ इमरजेंसी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, 1 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो एफडी ऑलवेज ऐसी जगह रखे, ऐसे बैंक में रखे, लार्ज बैंक्स में रखे। आपने कोटक का एग्जांपल लिया, कोटक में रखे या कोई भी लार्ज बैंक में रखे। अगेन मैं बताता हूं, ये दिस इज लाइक एन इंश्योरेंस, ओके। ये जो इमरजेंसी में आप पैसा रख रहे हैं, इट इज एन इंश्योरेंस। आप जब इंश्योरेंस का आप प्रीमियम पे करते करते जाते हैं, गॉड फॉरबिड कुछ होता है तो उसका पैसा आपकी फैमिली मेंबर्स को मिलता है। लेकिन इंश्योरेंस लेने का मोटिव ये नहीं है कि आपके घर वाले उससे पैसा बनाएंगे। इट इज जस्ट अ प्रोटेक्शन यू आर बाइंग। सही बात है, करेक्ट। तो इसीलिए ये जो आपका इमरजेंसी पूल है, किसी अच्छे बैंक में रखिए। वहां पे आप वो ऑप्टिमाइज करने की कोशिश मत कीजिए कि ये बैंक में 5% मिलता है, वो दूसरे बैंक में 5.5% मिलता है। अच्छा, एफडी जो आप
इमरजेंसी फंड के लिए रख रहे हैं, अगेन मैं रिपीट करता हूं, इट इज एन इंश्योरेंस, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट टू मेक मनी। इंसिडेंटली आप पैसा रख रहे हैं एफडी में, बैंक आपको 5% रिटर्न देता है, गुड फॉर यू। मैं तो ऐसे सोचता हूं कि शायद उसमें कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता। अभी आप आपके पॉकेट में आप 1000-2000 रुपए रखते हैं, क्यों? कहीं भी जाएंगे, पेट्रोल भराना पड़ गया, उसमें पैसा देना पड़ सकता है, या कुछ भी खर्चा लगेगा डे टू डे में, पॉकेट में आपने जो पैसा रखा उसमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है? नहीं मिलता है। बट क्यों रखते हैं पैसा? ट्रांजैक्शंस के लिए चाहिए, इमरजेंसी के लिए चाहिए, किसी भी चीज के लिए चाहिए, करेक्ट? तो ये इमरजेंसी पूल जो है आपका, वो वैसा ही है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, अच्छी बात है, यू शुड मेक मनी आउट ऑफ इट। बट द आइडिया इज नॉट कि इससे आपका रिटर्न बहुत अच्छा बन जाएगा, ये आप बहुत पैसे बना लेंगे। सो ऑलवेज कीप इन अ सेफ बैंक, जहां पे आपको जस्ट लाइक दैट आज पैसा चाहिए, कल आपके अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो समझ में आ गया। तो एफडी को हमको ऐसा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं मानना, इट्स जस्ट एन इमरजेंसी फंड, ठीक है? तो अभी आगे बढ़ते हैं। इक्विटी का चले मैं आपसे बात नहीं करूंगा, देखो इक्विटी में मैं बोल के लोगों को बोर कर चुका हूँ, तो इक्विटी तो मैं संभाल लूंगा। आप मेरे को बताइए कि बॉन्ड में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरे पास खाली म्यूचुअल फंड था पहले। अभी अगर मैं डायरेक्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैंने सुना है कि आपके पास बड़ा कैपिटल होना चाहिए, कि शायद बॉन्ड का टिकट साइज बड़े बड़े होते हैं, तो आप बड़ा कैपिटल नहीं होगा तो आप कंपनीज के बॉन्ड में या गवर्नमेंट के बॉन्ड में डायरेक्टली नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा, एक तो बॉन्ड का क्लासिफिकेशन बता दीजिए ना, गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है, हाँ, ठीक है। सो सबसे पहला मिथ बस्टर तो ये है कि यस यू आर राइट। पहले आज से कुछ समय पहले की बात करूं तो 10 लाख रुपए मिनिमम चाहिए होते थे बॉन्ड में, तो इसलिए रिटेल इन्वेस्टर को नहीं चांस था। बट नाउ दैट इज सॉल्व्ड। आई विल टेल यू वो कैसे सॉल्व किया है हमने। Generally there are two big classes of bonds. So first is government bonds or state bonds. Okay. अच्छा, तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपने सुना होगा 10 साल का बॉन्ड का रेट इतना हो गया, उतना हो गया। वो क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करता है बोरोइंग्स के लिए, और वो लार्जली इंस्टीट्यूशंस खरीदते हैं उसको। इंस्टीट्यूशंस मतलब इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, वो लोग वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं और वो गवर्नमेंट के पास पैसा चला जाता है। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट्स भी इशू करती हैं। तो जैसे आज हम यहाँ कलकत्ता में बैठे हैं, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इशू करती है, नाम ही मत लीजिए आप। या हम बॉम्बे में हैं, या किसी भी सारे स्टेट्स हैं, तो सारे स्टेट्स भी, बिकॉज सबकी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स होती है। जितने भी ग्रोइंग इकोनॉमीज होती है एट अ नेशन लेवल या एट अ स्टेट लेवल, सबका ऑलवेज देयर विल बी अ बजट डेफिसिट। उनके एक्सपेंसेस विल बी हायर देन देयर रेवेन्यूज, एंड हेंस जो गैप है उसको फिल करने के लिए आपको बोरोइंग करना पड़ता है, जिसके लिए आप बॉन्ड्स इशू करते हैं। तो लार्जली पहला सेगमेंट है गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट का, विच इज द लार्जेस्ट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया। ठीक है, एक मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगा। बिल्कुल। अब इस पे जैसे गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू कर दिया, पैसे हमसे ले लिए या इंस्टीट्यूशन से ले लिए, उस पे ब्याज देता है। तो जनरली ये ब्याज जो देती है, ये कितने पीरियडिकल में देते हैं गवर्नमेंट? सो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें तो ये हर 6 महीने पे मिलता है, सेमी एनुअल मिलता है। सेमी एनुअल मिलता है, ठीक है। और जो बड़ा सेगमेंट मैंने आपको बताया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का है। जो सेकंड सबसे बड़ा सेगमेंट है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का है। ओके। तो उसमें जैसे गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड्स, और वैसे ही कंपनीज भी इशू करती है बॉन्ड। यहाँ पे मैं 1 मिनट लूंगा, जरा एक एक्सप्लेन कर दूं कि बॉन्ड होता क्या है। आप 1 मत दीजिए, 5 मिनट लीजिए। ठीक है, ओके। तो ये मैं थोड़ा सा एक विजुअली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि बॉन्ड, अगर मैं बैलेंस शीट देखूं कंपनी का, तो बॉन्ड कहाँ बैठता है। ओके, तो फ्रेंड्स, सिंस किसी ना किसी रूप में आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, तो एक बैलेंस शीट का सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अज्यूम कीजिए ये बैलेंस शीट है, इधर एसेट्स है कंपनी का, इधर लाइबिलिटीज है। तो कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है, सबसे पहले जो भी फाउंडर है, प्रमोटर है, उसको अपना पैसा डालना पड़ता है कंपनी में। ठीक है, कोई छोटी शॉप होगी या पार्टनरशिप फर्म होगी तो उसको पार्टनर्स कैपिटल बोलते हैं। कोई थोड़ा सा बड़ा स्केल अप हो जाता है तो वो कंपनी बनाता है, या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाता है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाता है, तो हम उसको इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो ये सबसे पहला काम करता है फाउंडर की, लेट्स से 100 रुपए उसने खुद के डाले, इक्विटी शेयर्स उसको मिल गए, और वो 100 रुपए का उसने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, या तो प्लांट एंड मशीनरी ले लिया, वर्किंग कैपिटल ले लिया, और उसका बिजनेस चल रहा है। बिजनेस बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा चल रहा है। नाउ ही वांट्स टू एक्सपैंड, ही और शी वांट्स टू एक्सपैंड। तो अभी क्या करेंगे, अगेन 2 ऑप्शन कि आप अपना खुद का पैसा डालिए, बट अगेन कोई भी फाउंडर के पास लिमिटेशन है अपना पैसा कितना वो खुद का डालेगा। सो हम थोड़ा बोरोइंग कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज इट इज रीजनेबल। आप बहुत ज्यादा बोरोइंग नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, तो आप लिमिटेड रूप में बोरोइंग कर सकते हैं। तो इक्विटी कैपिटल के नीचे आ जाता है बोरोइंग्स।
₹100 का इक्विटी कैपिटल था, ₹100 का बोरोइंग्स आ गया। ऐसे ही इधर जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस है अब ₹200 का हो गया। तो आपने अगेन आपका या तो आपने प्लांट आपने एक्सपैंड कर लिया या वर्किंग कैपिटल एक्सपैंड कर लिया, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। सो अब ये जो ₹100 का मैंने बोरोइंग्स किया बिजनेस में, वो मैं कहाँ से करूँ? तो सबसे सिंपल एग्जांपल है, किसी भी बैंक के पास जाके मैं लोन ले सकता हूँ। जैसे हम पर्सनल लोन लेते हैं गाड़ी खरीदने के लिए या किसी और पर्पस के लिए, वैसे बिजनेसेस भी लोन लेते हैं। अगर किसी को प्लांट मशीनरी डालना है तो वो लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, 5 साल का 7 साल का। किसी को वर्किंग कैपिटल के लिए लेना है तो वो कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट इस तरह की फैसिलिटीज लेते हैं जिसमें उनका चर्न होता रहता है। करेक्ट। तो आप सिंपल एग्जांपल है कि सबसे सिंपल है जो आप बैंक्स के पास जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस दे विल गो टू बैंक्स, वो उनके लिए बेस्ट है। बराबर। बट जैसे ही आपका बिजनेस स्केल अप करने लगता है और वो काफी बड़ी इंडस्ट्री बन जाती है, लेट्स से टॉप निफ्टी कंपनीज हैं, निफ्टी 500 कंपनीज हैं जो बड़ी हो जाती हैं, सो उनको भी ऑल्टरनेट सोर्सेस चाहिए होता है बोरोइंग का। ओके, तो बैंक्स के पास वो जा रहे हैं, बैंक से उनको पैसा मिल रहा है। बट अगर वो सोचे कि मेरे को कोई दूसरा सोर्स भी चाहिए सो दैट मैं सिर्फ बैंक्स पे डिपेंडेंट ना हो, सो 2 और सोर्स होते हैं जनरली इंडिया में। एक है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, जिसका मतलब है कि आप फॉरेन के इन्वेस्टर से बोरो कर सकते हैं या तो फॉरेन की बैंक से पैसा ले सकते हैं, उसको ईसीबी बोलते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। दूसरा है, एंड ये जो नया मीडियम है, इट हैज पिक्ड अप पेस ओवर द लास्ट 10 years, कि आप डोमेस्टिक मार्केट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को बॉन्ड्स इशू करो। अच्छा, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह जो बॉन्ड सब्सक्राइब करते हैं उसी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। सो इसमें भी आप देखिए, अगेन इसको आप सोचिए कि जैसे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपने ₹100 डाले, इक्विटी शेयर्स आपको मिले, बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, आप वो इक्विटी शेयर्स को लिस्ट करते हैं, राइट? और फिर जो कि मार्केट में जिसकी ट्रेडिंग होती है, तो उसमें क्या हुआ कि आपने अपने शेयर्स इन्वेस्टर्स को दिए, रिटेल इन्वेस्टर्स को या म्यूचुअल फंड्स को, जो कि अल्टीमेटली रिटेल इन्वेस्टर्स का ही पैसा है, म्यूचुअल फंड्स तो सिर्फ एक मीडियम है। उनका पैसे से शेयर्स आपकी कंपनी का उनको मिल गया। सिमिलर में तो उसमें क्या, वो प्रॉफिट और लॉस के भागीदार हो गए, वो आपके पार्टनर हो गए, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं। ऐसे ही बॉन्ड्स जब आप किसी इन्वेस्टर को देते हो, वो आपका लेंडर हो गया। तो सिर्फ ये इतना सा डिफरेंस है कि इक्विटी ओनर जो है वो आपका भागीदार है, आपका पार्टनर है प्रॉफिट और लॉस में, और जो बॉन्ड इन्वेस्टर है वो आपका लेंडर है। तो आपका प्रॉफिट 10 गुना हो जाए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो भी 8-9% ब्याज है वो उसको मिलना चाहिए। आपका प्रॉफिट खुदा ना खास्ता कम हो जाए, उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको उसका 8-9% चाहिए। बराबर। तो बॉन्ड इन्वेस्टर लेंडर है आपके लिए, इक्विटी इन्वेस्टर आपका पार्टनर है। समझ में एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो अगर मेरे को किसी कंपनी का बॉन्ड अगर लेना हो तो मैं कहाँ जाऊंगा? हाँ, तो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और उसके मैं आपने प्रीवियस क्वेश्चन पूछा था, मैं उससे लिंक करता हूँ। सो अभी तक क्या था कि रिटेल इन्वेस्टर्स को अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो उनके लिए इनडायरेक्ट रूट अवेलेबल था। ओके, कैसे? जैसे इक्विटी की अगेन एग्जांपल लें कि आप इक्विटी शेयर्स में डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो अल्टीमेटली इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो ऐसे ही बॉन्ड्स में जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और वो अल्टीमेटली पैसा वो उसने बॉन्ड्स में डाल दिया, तो इनडायरेक्ट रूट अवेलेबल था। बॉन्ड मार्केट इंडिया में has not developed that much for retail investors specifically. अगर आप वेस्टर्न मार्केट्स को देखेंगे तो इट इज अ वेरी वेरी लार्ज मार्केट। करेक्ट। किसी भी आप रिटेल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखेंगे वहां पे दे विल डेफिनेटली हैव इक्विटी, दे विल हैव बॉन्ड्स आल्सो। वो इंडिया में नहीं है। इसका 2 मेन रीजंस थे। एक तो कि एंड हियर आई मस्ट कमेंड यू विवेक, कि एजुकेशन का जो डिसेमिनेशन है वो ओवरऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का पर से इंडिया में हैज नॉट बीन दैट ग्रेट ड्यू टू वेरियस रीजंस। मीडियम नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, जो भी था। तो वेयर प्लेटफॉर्म्स लाइक यू, दे आर गिविंग दिस एजुकेशन टू पीपल की व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस, किस रिस्क कैटेगरी के लोगों के लिए वो फिट बैठता है और वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक एजुकेशन बढ़ रहा है। सेकेंड इज की एक्सेस नहीं था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जनरली जो बॉन्ड्स आज के दिन इशू होते हैं, बड़ी कंपनीज इशू करती है, वो तो 10 लाख का टिकट साइज होता है। अभी रिटेल इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करेगा? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। तो बीच बीच में आप देखते होंगे कि पब्लिक इशू आते हैं कोई कोई बॉन्ड्स के। ओके, तो वो पब्लिक इशू जैसे आईपीओ आता है, वैसे बॉन्ड्स का एक पब्लिक इशू होता है। तो उसमें ₹1000 का टिकट साइज भी आपको मिलता अच्छा रहता है। ₹1000 का टिकट साइज मिलता है। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से वो 10 दिन के लिए ओपन है, उस पीरियड में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कर दीजिए।
अभी वो इशू जैसे आईपीओ होता है, आईपीओ 3 दिन के लिए खुलता है, उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया तो कर दिया। बाद में अगर कोई आपको बोले कि अब उसी कंपनी की जब लिस्टिंग होगी, अभी एलआईसी की लिस्टिंग होगी, तो उसके बाद में उसमें इन्वेस्ट करना चाहूं, लेकिन तो कोई बोलेगा कि नहीं आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम है पब्लिक इशू में कि सिंस सेकेंडरी मार्केट डेवलप्ड नहीं है, तो वंस वो बॉन्ड्स का ओपन ऑफर क्लोज हो जाता है, पब्लिक इशू क्लोज हो जाता है, तो उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती है, तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बल्कि मैं तो बोलूं प्राइमरी मार्केट में कब इशू आता है, कब बंद हो जाता है, ये नहीं पता लगता। हाँ, सो दिस इज द प्रॉब्लम ना कि वो एजुकेशन नहीं होती है, उतना प्रमोशन नहीं होता है। और अगेन इक्विटी में बिकॉज वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ इवेंट होता है, तो प्रमोशन भी बहुत ज्यादा, आईपीओ कंपनी एक ही बार करेगी, बार बार करती नहीं है, तो प्रमोशन बहुत ज्यादा होता है। पब्लिक इशू ऑफ बॉन्ड्स कई बार होते हैं, तो उतना प्रमोशन नहीं होता है। सो ये एक मेजर प्रॉब्लम एक्सेस का था कि आप इन्वेस्ट करना है, वो 10 दिन में पैसा नहीं है, 11वें दिन पैसा, अभी मैं क्या करूं। सही है। So this is a problem which our platform, which is Kotak Cherry, is looking to solve. यहाँ पे हम क्या करते हैं कि we will bring various bonds to you on the platform, which are available 24/7, 365 days. अच्छा। So जैसे कि बॉन्ड्स का रिटर्न मैंने आपको बताया नॉन मार्केट लिंक्ड होता है, इन्वेस्टमेंट जर्नी भी नॉन मार्केट लिंक्ड होती है। ऐसा नहीं है कि 9:15 से 3:30 बजे ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 24 घंटे, रात में 12 बजे भी आपको इन्वेस्ट करना है, यू कैन गो ऑन द प्लेटफॉर्म एंड यू कैन इन्वेस्ट। और टिकट साइज का प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर दिया है। वी आर ऑफरिंग बॉन्ड्स विद टिकट साइज ऑफ एज लो एज 1000 रुपीज। अच्छा। तो मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स वुड बी लिसनिंग टू दिस, जनरली इन्वेस्टमेंट 10, 20, 50 हजार, 1 लाख का करना है, तो और वो भी किसी एक बॉन्ड में उनको नहीं करना है, दे वांट टू स्प्रेड इट ओवर 3-4 डिफरेंट बॉन्ड्स। तो कैसे करें? तो हमने टिकट साइज का भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है, और थ्रू टेक्नोलॉजी वो एक्सेस की प्रॉब्लम सॉल्व करने की भी कोशिश की है कि आपको जब भी इन्वेस्ट करना है, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आएंगे तो आपको कोई ना कोई बॉन्ड वहां दिख जाएगा। अच्छा, मुझे बात बताइए, आपका प्लेटफॉर्म तो खैर मैं भी यूज करता हूँ। स्टॉकेज को अगर बॉन्ड इशू करना है, और आपके प्लेटफॉर्म पे आना है, तो आप हमको हमारे बॉन्ड सब्सक्राइबर का काम आप हेल्प कर सकते हैं? हाँ, तो कर सकते हैं, लेकिन वो हम एनालाइज करेंगे कि आपका बॉन्ड इज इट गुड इनफ फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। सी विवेक, आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि whenever a platform like ours, which is backed by such a trusted and a credible brand like Kotak, is putting anything on our platform, वो हम पूरा ठोक बजा के हम उसका रिसर्च करेंगे, तभी हम अपने प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। और हमारी इंटरनल काफ़ी देयर इज अ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस, कमिटीज होती हैं, उसमें वो पास होता है। मेरा खुद का 14 साल का एक्सपीरियंस है बॉन्ड मार्केट का। सो अनलेस आप मेरे फ्रेंड हो, लेकिन अनलेस वो प्रोसेस में आपका कंपनी का बॉन्ड फिट बैठेगा, तो ही हम अपने प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, अदरवाइज आई विल हैव टू से यू सॉरी। समझ गया। एक्चुअली आजकल क्या चल रहा है, वो म्यूचुअल फंड वालों में बहुत क्वेश्चन मार्क आ गए ना, कि फलाना आदमी ने म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसे दे दिए और ये हो गया। मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट क्रेडिबिलिटी जो होता है ना, और बॉन्ड ऐसा चीज है कि आदमी अपना बहुत ही हार्ड अर्न मनी को पार्क कर रहा है। इक्विटी में तो आदमी खेल लेता है कि चलो ठीक है देखते हैं, बट बॉन्ड लगता है कि भैया घर का पैसा दे रहे हैं एकदम ट्रस्टेड आदमी को। तो इसलिए मैं आपसे इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश कर रहा था कि मेरा भी डाल देंगे क्या? नहीं, सो वो आप मुझसे या किसी से भी हमारे प्लेटफॉर्म पे पूछेंगे, आंसर आपको सेम मिलेगा। सी आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंड करने का। सो बॉन्ड एक नया प्रोडक्ट है, जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नॉलेज नहीं है, ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो धीरे धीरे वो नॉलेज डिसेमिनेशन हो रहा है। सो सबसे पहला काम किसी भी एसेट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि खुद का जो रिसर्च होता है, ओके, खुद की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। वो नंबर 1 आपका प्रोटेक्शन है। देखिए, कहीं पे भी एफडी सेफेस्ट है, 5% आपको मिलता है, उसके ऊपर आप कहीं पे भी रिटर्न ढूंढने जाएंगे तो रिस्क तो होगा। Okay, risk is something which cannot be eliminated, but yes, it can be contained. Contained how? तो first line of defense is your own research, your own understanding. तो आपने खुद रिसर्च अगर नहीं किया है, खुद अंडरस्टैंडिंग नहीं किया है, तो प्लीज इन्वेस्ट मत कीजिए। Okay. तो आपको सबसे पहले खुद तो रिसर्च करना चाहिए। सेकेंड इज लेट्स से ड्यू टू अगेन वेरियस रीजंस, बिकॉज एंड आई थिंक यहाँ पे अगेन विवेक मैं आपका एग्जांपल लेंगे कि आप काफ़ी इन्वेस्टर्स जो कि नए हैं, आप उनको
एजुकेशन देते हैं थ्रू योर प्लेटफॉर्म ई लर्न मार्केट्स ऑल्सो कि आपको नहीं पता है, पहले आप सीखिए फिर आप इन्वेस्ट कीजिए. ओके, सो लेट्स से अगेन ये डे जॉब सबका नहीं है. कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई लॉयर होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, तो उनका डे जॉब है जहाँ पे भी उनकी एक्सपर्टीज है. तो ड्यू टू सम रीजन वो रिसर्च नहीं कर पाते. तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इज आप किस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएटेड हैं, क्या वो प्लेटफॉर्म ट्रस्टवर्दी है, क्या वो प्लेटफॉर्म वो रिसर्च करता है जो शायद आपको करनी चाहिए थी, एंड देन ओनली इट इज ऑफरिंग यू एनी प्रोडक्ट. ओके, सो ये आई थिंक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है. अगेन रिस्क एलिमिनेट नहीं हो सकता. मैं ऐसा नहीं कहता कि हमने रिसर्च कर लिया तो देयर इज नो रिस्क. ऑब्वियसली देयर इज रिस्क, बट शायद वो रिस्क हम टू सम एक्सटेंट एलिमिनेट कर पाएंगे या मिटिगेट कर पाएंगे बाय ब्रिंगिंग ओनली दोज bonds on the platform or only those assets on the platform जहाँ पे हमारा खुद का certain level of comfort, certain level of conviction है. सही. तो दोस्तों कोटक आप तो जानते हैं मेरा क्या रिलेशनशिप है. तो ये ड्यू डिलिजेंस की बात कर रहे थे, इन्होंने 5 महीने लगाए थे कोटक सिक्योरिटीज ने ड्यू डिलिजेंस हमारे बारे में करने में बिफोर द इन्वेस्टेड इन अस. तो मुझे पता है इनका ड्यू डिलिजेंस का लेवल बहुत अलग लेवल का है. तो ट्रस्ट जो है ना, कोटक स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट. ये तो मैं एकदम पर्सनली वाउच करता हूँ और मेरे तो मतलब आइडल हैं उधर कोटक, तो क्या बोलूँ उनके बारे में. तो प्लेटफॉर्म की जो ये बात कर रहे हैं, बहुत प्यारा एक प्लेटफॉर्म इन्होंने बना रखा है. तो मैं वो प्लेटफॉर्म आपको दिखाऊंगा और मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर को बॉन्ड का एक्सेस इतना अच्छे तरीके से देने वाले हैं और ऐसे प्रोडक्ट देंगे ताकि आपको एक्चुअल में इन्वेस्ट करने में 2 बार सोचना ना पड़े. तो मैं तो खुद भी करूँगा और आप मेरे को दिखाइए ना कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा बॉन्ड अवेलेबल है अभी जिसमें हम अपना पैसा डाल सकते हैं. श्योर. सो फ्रेंड्स, kotakcherry.com ये हमारा वेबसाइट है. हमारे ऐप्स भी हैं, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो. तो जब आप वेबसाइट पर आओगे सबसे ऊपर आपको ये बॉन्ड्स का सेक्शन दिखेगा. Okay. यू हैव टू गो देयर. ओके, तो यहाँ पे आपको जो अलग अलग बॉन्ड्स हैं वो जिस समय पे जो बॉन्ड है वो आपको दिख जाएगा. जो करेंट बॉन्ड है उसमें आपको 9.5% इंटरेस्ट मिलेगा. तो और ये ब्याज क्या मेरे को हर 3 महीने में मिलेगा? सो ये वाला जो बॉन्ड है उसमें आपको क्वार्टरली मिलेगा. इनफैक्ट ये बॉन्ड में आपको प्रिंसिपल भी क्वार्टरली वापस मिल जाएगा. तो ऐसा नहीं है कि 2 साल का बॉन्ड है, 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया और पूरा 100 रुपए एट द एंड ऑफ 2 इयर्स मिलेगा. इसमें एवरी क्वार्टरली आपको प्रिंसिपल भी मिलता रहेगा. तो हर बॉन्ड का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है. हाँ, ऐसा नहीं कि शेयर है तो रिलायंस ही है. नहीं. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा बॉन्ड का क्या कैरेक्टर है. करेक्ट, बिल्कुल. ठीक है, चलिए. तो इसको मैं लॉग इन करता हूँ जी. कोई नया यूजर होगा तो उसको फर्स्ट टाइम लॉगिन करने में केवाईसी वगैरह करना पड़ता है, विच इज ऑल्सो वेरी स्मॉल. 2 मिनट भी नहीं लगेंगे. एक्चुअली वो केवाईसी प्रोसेस मैंने किया था दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा है. तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा. तो आप वो केवाईसी प्रोसेस देख लीजिएगा. जैसे हम लोग सिंपल करते हैं ना स्टॉक मार्केट में केवाईसी, वैसा ही केवाईसी होता है. तो आप कर लीजिएगा. अभी तो इनको मैंने बोला था कि सर आप ही का अकाउंट से करके दिखा दीजिए, क्योंकि हॉर्सेस माउथ से ही सुन लेना चाहिए. क्यों? तो ये मैंने लॉगिन कर लिया, मेरा केवाईसी ऑलरेडी किया हुआ था. हाँ. तो मैं बॉन्ड्स के सेक्शन में जाता हूँ. इन्वेस्ट नाउ. क्या है, इन्हीं से इन्वेस्ट करवा लेते हैं पहला, ताकि पता लग जाए फिर इसको चलिए. नहीं, सो इसमें विवेक आई मस्ट टेल यू, ये जो बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करने वाले हो, ये दिस इज ऑलरेडी सिटिंग इन आवर बैलेंस शीट. और आप पैसा डाल चुके हैं इसमें ऑलरेडी? ये हम ऑलरेडी डाल चुके हैं हमारी बैलेंस शीट में. तो ये रिस्क हम ले चुके हैं. ये हम अपनी बैलेंस शीट से आपको वी आर सेलिंग टू यू. तो इसको आप ऐसे सोचिए कि वी आर लाइक अ स्टॉकिस्ट एंड अ डिस्ट्रीब्यूटर. तो इसका ऑलरेडी हमने स्टॉक किया हुआ है, ये हमारी बैलेंस शीट पे, ये रिस्क हमने ऑलरेडी ले लिया है एंड इससे नाउ वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू यू. अरे ये तो बहुत ही सही है. So, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, ये बॉन्ड इशू हुआ था अराउंड 30 मार्च के आसपास. तो ऑलमोस्ट अभी 1.5 महीना हो गया. 1.5 महीने से हमारी बैलेंस शीट पे ही है ये. तो ये रिस्क आपने ऑलरेडी अपने बुक्स में ले लिया. तो अगर ये मैंने आपको बताया ना, जो हम एनालाइज करते हैं तो हमारी खुद की बैलेंस शीट, वी विल नॉट एक्सपोज टू समथिंग विच वी डू नॉट लाइक, है ना. अगर हमको खुद को कॉन्फिडेंस होगा देन ओनली वी विल गिव आवर बैलेंस शीट. सो इट इज ऑलरेडी सिटिंग इन आवर बैलेंस शीट. ये बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि आप बोल रहे हो कि बॉस मैं अपना पैसा पहले डाल रहा हूँ, उसके बाद अगर आपको उसमें से चाहिए तो मैं आपको देता हूँ. अच्छा, जब आप देते हैं हाँ, तो उसमें कुछ ऊपर का अलग से बहुत सारा बनाते हैं कि क्या? नहीं. तो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस. आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन्स कोई बहुत ज्यादा होते नहीं. तो मतलब एक नॉमिनल सा ब्रोकरेज है. यस, ऑब्वियसली. सी, मतलब मैं ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ कि वी डू नॉट मेक मनी. अल्टीमेटली वी आर ऑल्सो अ कमर्शियल एंटरप्राइज, वी हैव टू मेक मनी. बट ऑब्वियसली एट द सेम टाइम ये भी अंडरस्टैंडिंग है कि डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा बनाने से वो बिजनेस
एक्सपैंड नहीं हो सकता। हाँ, correct. सो यू हैव टू मेक रीजनेबल मनी सो दैट इन्वेस्टर का भी फायदा हो और जो भी इशूअर है, जो कंपनी जिसने बॉन्ड इशू की है, वो भी बार बार आए आपके पास। ठीक है। तो एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग रीजनेबल मनी तो इन्वेस्टर का भी फायदा होगा और बिजनेस भी स्केल अप हो पाएगा। सही है। अब ये जैसे एक प्रोडक्ट है, आपने इसका सब्सक्राइब करके अपने बुक्स में इसका, तो इस कंपनी को आपने पैसा दे दिया, Yes. अब आपके पास ये बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, Correct. ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारे ही बॉन्ड्स आपके लोग ले लेंगे, हाँ तो आप रिस्क कैरी कर रहे हैं, हाँ, तो अगर कुछ भी डूबत खाता हुआ तो आपका तो भी होगा। यहीं पे तो वो हमारी एनालिसिस या हमारी एक्सपर्टीज काम है। सी फ्रेंड्स, कोटक बॉन्ड मार्केट में पिछले मोर देन 20 ईयर्स से है, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स से है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड बॉन्ड हाउसेज इन द कंट्री। अच्छा, ओके, जैसा कि विवेक ने आपको पहले भी बताया था कि बॉन्ड्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नया प्रोडक्ट है, बट इंस्टीट्यूशंस के लिए तो नहीं है। सो जो भी लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, चाहे आप पेंशन फंड्स बोल दीजिए, चाहे बैंक्स बोल दीजिए, म्यूचुअल फंड्स बोल दीजिए, इंश्योरेंस कंपनीज बोल दीजिए, वहाँ पे हम कोटक के बॉन्ड बिजनेस के थ्रू हम उनको सर्विस ऑलरेडी कर ही रहे थे। तो वो सेम एक्सपर्टीज, वो सेम एक्सपीरियंस हम यूज कर रहे हैं टू ब्रिंग अ सिमिलर एसेट क्लास टू रिटेल। डिफरेंस हमने क्या किया, टिकट साइज कम कर दिया, तो 10 लाख का 1,000 या 10,000 जो भी वो कर दिया। सेकेंड इज थ्रू टेक्नोलॉजी एक्सेस का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। जैसे फिजिकल वर्ल्ड की भी अगर मैं बात करता, ओके, और मैं फिजिकली ये बॉन्ड बेचता कहीं पे, तो रात के 8 बजे 9 बजे मेरा दुकान बंद हो जाता, उसके बाद मैं घर चला जाऊंगा, खा पी के सो जाऊंगा। टेक्नोलॉजी तो 24/7 अवेलेबल है। आपको रात में 11 बजे इन्वेस्ट करना है, सुबह 4 बजे इन्वेस्ट करना है, इट इज देयर। सो टेक्नोलॉजी हैज कट दिस लैग बिटवीन कि फिजिकली मैं कितने लोगों को केटर कर पाऊंगा। सिमिलरली आप ये सोचिए ना विवेक, टुडे यू आर रीचिंग आउट टू लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल हु आर लिसनिंग टू यू, हु आर फॉलोइंग यू, हु आर बेनिफिटिंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। यदि ये नहीं होता और आपको फिजिकली लोगों को समझाना पड़ता, आप कितने लोगों को समझाते? मैं तो फिजिकली करता, 2008 से मैं क्लासेस लेता हूँ फिजिकल। तो कितने, 500, 1000, 2000 लोगों को मैक्सिमम, और कितना। हाँ, बट आज के दिन आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लोगों को रीच कर पा 10 लाख लोगों को रीच कर पा रहे हैं। तो थ्रू टेक्नोलॉजी वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस। बट इसका यह मतलब नहीं है कि हमने अपना ड्यू डिलिजेंस या जो हमारी रिसर्च है उसको हमने डाइल्यूट कर दिया। दैट रिमेन्स द सेम। सो द सेम एक्सपर्टीज which is available to the largest institutions in the country, the same expertise is being made available to you also, and उसको हमने just fractionalize कर दिया है। जी जी, नहीं तो टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट तो कोटक है, और इसीलिए हम भी कोटक के साथ इन्वेस्टमेंट में जुड़े थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, तो मतलब मेरे को लगता है ये रेवोल्यूशन है इंडिया का। हाँ, सो ये इसमें एक बार ये प्रोसेस देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें कुछ जो मुझे की फैक्टर्स लगते हैं कि क्यों रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए। सर। सो देखिए, आज के दिन एक ही बॉन्ड यहाँ पे लिस्टेड है और ये चेंज होता रहेगा, कभी 2 होंगे, 4 होंगे, डिपेंडिंग ऑन कब बॉन्ड्स की अवेलेबिलिटी होती है। तो कोटक फाइनेंस, इट इज एन एनबीएफसी बेस्ड आउट ऑफ राजस्थान। अच्छा, इसका बॉन्ड हमने लिस्ट किया है। सो अगेन ये मैं आपको आप कोटक के ट्रस्ट की बात कर रहे थे। सी, इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस जो भी बॉन्ड्स यहाँ पे लिस्टेड होंगे, हमारी कोई ना कोई उसके साथ बैंकिंग रिलेशनशिप होगी ही, अदरवाइज वी विल नॉट लिस्ट सच बॉन्ड्स। सो या तो हमारी उसके साथ कॉर्पोरेट बैंकिंग रिलेशनशिप होगी, हमारी लेंडिंग रिलेशनशिप होगी, उस कंपनी का बैंकिंग हम करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोटक अगर फाइनेंस की स्पेसिफिकली बात करूं तो मार्च में उन्होंने एक नया इक्विटी रेस किया था। देयर इज अ वेरी लार्ज प्राइवेट इक्विटी फर्म कॉल्ड मल्टीपल्स प्राइवेट इक्विटी, उन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो वो इक्विटी फंड रेजिंग भी कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने ही मैनेज किया था। सो इन ऑल ऑफ दीज कंपनीज, बिकॉज वी आर अ फुल सर्विस प्रोवाइडर, we will be having various touch points with this company, so हमको भी एक आइडिया लगता रहता है कि कंपनी कैसा चल कर रहा है। सो कोटक फाइनेंस का ये बॉन्ड आज के दिन में यहाँ पे अवेलेबल है, एंड फ्यूचर में यहाँ पे और भी बॉन्ड्स होंगे। सो इसमें आई थिंक फ्रेंड्स 2 चीजें आपको देखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है रिटर्न्स। ओके, ये कितना रिटर्न आपको मिल रहा है। तो इसमें आज के दिन आपको 9.5% रिटर्न ऑन एन XIRR बेसिस आपको ऑफर कर रहा है। ओके, मैच्योरिटी डेट बॉन्ड का है सितंबर 2024, सो रफली लगा लेते हैं 2 साल से थोड़ा ऊपर, 2.25 साल। बट रीपेमेंट टर्म्स इज क्वार्टरली, तो आपको हर क्वार्टर के बेसिस पे आपका प्रिंसिपल भी वापस मिलता रहेगा और इंटरेस्ट भी आपको क्वार्टरली बेसिस पे मिलता रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। 1005 रुपये आपने इन्वेस्ट की, एक बॉन्ड इन्वेस्ट किया तो 119 रुपये, 2 किया तो 219,
10 किया तो इतना। सो ये ओवर अ पीरियड और कौन सी पीरियड में कितना रिटर्न आपको मिलेगा, तो ये पूरा यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो सिंपली आपको कितना भी इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए मैंने एक बॉन्ड सेलेक्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया आप मिनिमम 1000 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर ये क्या ईयर और मंथ? हाँ वो मैं जाता हूँ वापस। तो ये सेम ही है कि कैश फ्लो हमने दिखाया है कि ईयरली बेसिस पे आप देखेंगे अगर, तो आपको 2022 में इतने रुपए का रिटर्न मिलने वाला है, 2023 में इतना, 2024 में इतना। बट यदि आप उसको मंथली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो 2022 में जून में इतना मिलेगा, सितंबर में इतना मिलेगा, दिसंबर में इतना मिलेगा। और आप बोलेंगे कि ये कम क्यों होता जा रहा है, तो इसमें मैंने आपको जैसे बताया था कि आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट होता जा रहा है ना। तो जैसे आज के दिन आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया था, अगले क्वार्टर में आपको 10 रुपए वापस मिल गया, तो बैलेंस पीरियड में तो फिर आपको 90 रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा, बरोबर। ऐसे उसके बाद 80 रुपए पे एंड सो ऑन। तो इसीलिए इंटरेस्ट चॉइस है क्या मेरे पास? हो सकता है मैं बोलूँ कि नहीं मेरे को कैपिटल मत देना। हाँ, तो ये जब आप देखेंगे कि जैसे मैंने बताया कि आज के दिन एक ही बॉन्ड लिस्टेड है, अच्छा, आगे हम वेरियस काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स लाते तो रहेंगे। इस बॉन्ड में यही है, ये बॉन्ड में ये कैरेक्टर है इसका। यस यस, हाँ बरोबर, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट किया एक बॉन्ड, इन्वेस्ट नाउ, तो आ गया है, वापस से चेक कर लिया सब मैंने, एक बॉन्ड 1005 रुपए। एक मिनट, हाँ सॉरी बीच में, ये कूपन है 8.71, हाँ मतलब ब्याज आएगा 8.71 के हिसाब से, बट आप बोल रहे रिटर्न 9.5। हाँ, तो इसमें दो चीजें आपको मैं बताता हूँ। सो एक कॉन्सेप्ट होता है बॉन्ड्स में या किसी भी कैश फ्लो में जिसको बोलते हैं XIRR। ओके ओके, तो जैसे कि आपने एग्जांपल लिया कि दो बॉन्ड्स हैं या दो कोई भी कैश फ्लोज हैं, एक है जिसमें मुझे क्वार्टरली बेसिस पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिल रहा है, दूसरा है जिसमें मुझे सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है एनुअल बेसिस पे और प्रिंसिपल मिलेगा मुझे 2 साल के बाद। तो अब ये मुझे दोनों को कंपेयर करना है, मैं कैसे कंपेयर करूं? एक में तो क्वार्टरली आ रहा है, एक में आ रहा है, तो कैसे पता चल गया विच इज सुपीरियर? तो ये दोनों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फंक्शन होता है XIRR। आई थिंक आपके चैनल पे भी मैंने देखा, आपने कुछ एक्सप्लेन किया था कि XIRR क्या होता है, NPV क्या होता है। तो XIRR में जब आप डालते हैं तो यू कैन कंपेयर की दोनों में से कौन सा कैश फ्लो सुपीरियर है। सो दिस इज दैट XIRR ओनली। कूपन आपको 8.7 मिल रहा है, बट सिंस 4 1 मिलेगा आपको तो वो कंपाउंड होके उसका 9 पॉइंट हो जाता है। प्लस इसमें आपको थोड़ा रिटर्न ज्यादा भी दिख रहा है, 8.71 जनरली आप देखेंगे तो वो 9.5 नहीं होगा, बट सिंस दिस इज आवर फर्स्ट बॉन्ड वी आर नॉट सेलिंग एट पार वैल्यू, वी आर सेलिंग स्लाइटली बिलो पार वैल्यू टू गिव अ स्लाइटली हायर रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स, एंड हेंस ये आपको 9 पॉइंट, बट ये हमेशा नहीं होगा, हो सकता है बाद में आपको पार वैल्यू पे ही। 8.71 पर एनम है, पर क्योंकि आपको ब्याज हर क्वार्टरली मिल जा रहा है तो कंपाउंड करके वो ज्यादा हो गया। समझ गया, ठीक है। तो अगर ये एनुअल होता तो ये दोनों फिर सेम होते। बरोबर है, एनुअल होता और मैं आपको 1000 रुपए का बॉन्ड 1000 रुपए पे ही बेच रहा होता तो ये सेम होते। सिंस 1000 रुपए का बॉन्ड मैं आपको और कम में बेच रहा हूँ, थोड़ा 1000 से नीचे बेच रहा हूँ, तो इसके वजह से आपको। तो ये कब तक कम बेच रहे हैं? ये टाइम है क्या? नहीं, दिस इज आवर फर्स्ट बॉन्ड, सो दिस इज देयर फॉर द इन्वेस्टर। है ना अभी जगह? हाँ हाँ बिल्कुल है दोस्तों, ये तो आप लीजिए क्योंकि आई थिंक अभी का इनॉग्रल मार्केट का इनॉग्रल ऑफर है, ये वाला बॉन्ड तो आप सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मैं तो कर ही रहा हूँ, आप भी करिए। तो ये हो गया, तो ये पूरा आपका आ गया, क्या है क्वार्टरली है, एवरीथिंग सीनियरिटी। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, ये सीनियरिटी आता है बॉन्ड का, सीनियर। सो दो और कॉन्सेप्ट्स हैं बॉन्ड के जो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। एक है कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बॉन्ड। वो क्या होता है? सो बेसिकली जैसे एक एग्जांपल लेते हैं लोन का। आप मेरे फ्रेंड हैं, आपने मुझसे पैसा मांगा कि रोहित यार मुझे बिजनेस में जरूरत है, 1 लाख रुपए दे दो। तो आप मेरे फ्रेंड थे, मैं आपको जानता था, मैंने दे दिया आपको 1000 रुपए, कोई सिक्योरिटी नहीं मांगा आपसे। गॉड फॉरबिड आपका बिजनेस नहीं चला, 1000 रुपए आप मुझे वापस दे नहीं सकते, सिक्योरिटी मैंने आपसे कुछ लिया नहीं था, तो गया। मान लीजिए कि आप फ्रेंड तो थे, बट मैं थोड़ा प्रूडेंट इन्वेस्टर हूं, तो मैं बोलता विवेक यार दोस्ती अपनी जगह है, बट पैसे का काम पैसे की तरह से करेंगे, तो ये लो 1 लाख रुपए, इसके बदले में मुझे तुम कुछ सिक्योरिटी दे दो। तो आपने लेट्स से अपनी बाइक दे दी मुझे, या अपनी गाड़ी दे दी, या कोई भी सिक्योरिटी दे दिया। अब अगेन गॉड फॉरबिड ड्यू टू सम रीजन बिजनेस आपका चला नहीं, आप मुझे वो पैसा रिटर्न नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट वो सिक्योरिटी है मेरे पास, तो वो सिक्योरिटी को मैं लिक्विडेट कर दूंगा और उससे मुझे जो भी पैसा है चाहिए वो मिल जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि कभी
मैंने आपकी कार ली थी या बाइक ली थी, हो सकता है कि सिक्योरिटी लिक्विडेट करने गए, डिस्ट्रेस है, जो भी रीजन है, पूरा पैसा नहीं आया, बट ऐसा नहीं कि पूरा डूबा भी नहीं, जबकि पहले एग्जाम्पल में पूरा ही डूब गया। तो एक ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि बॉन्ड सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। सिक्योर्ड है मतलब उस कंपनी ने मुझे कुछ सिक्योरिटी दिया हुआ है। ओके, वो अलग अलग कंपनीज में अलग अलग हो सकता है, कोई प्लांट एंड मशीनरी दे सकता है, कोई कुछ प्रॉपर्टी दे सकता है, कोई कुछ और दे सकता है। तो एक ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है सीनियोरिटी का। तो सीनियोरिटी क्या होता है कि आजकल आपको पता ही है कि अब इंसॉल्वेंसी वगैरह का इंडिया में काफी अच्छा लॉज वगैरह आ रहे हैं। तो बट ये पहले भी था कॉन्सेप्ट कि जब भी कोई कंपनी गॉड फॉरबिड बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, लिक्विडेशन में जाएगी, तो पहला पैसा किसको मिलेगा? इक्विटी इन्वेस्टर को सबसे बाद में मिलेगा, ये तो क्लियर है, बिकॉज प्रॉफिट उसका तो लॉस भी उसका, तो उसको लास्ट में मिलेगा। बट जो लेंडर्स है उसमें किसको पहले मिलेगा, किसको बाद में मिलेगा, तो उसको सीनियोरिटी बोलते हैं। सर्टेन लेंडर्स आर सीनियर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं सीनियोरिटी में लिखा है सीनियर, सो दिस इज अ सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड। कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो पहले पैसा आपको मिलेगा। अच्छा। उसके बाद देयर इज अ क्लास ऑफ बॉन्ड्स कॉल्ड जूनियर बॉन्ड्स आल्सो। सो जूनियर बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो सीनियर बॉन्ड्स को पेमेंट के बाद कुछ बच गया तो आपको मिलेगा, फिर कुछ भी बच गया तो इक्विटी इन्वेस्टर को मिलेगा। मतलब सेफ है। हाँ, इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन सीनियर इज बेटर देन जूनियर ऑलवेज। सो आपको ये एक ध्यान रखने वाली बात है। तो ये बॉन्ड मैंने सेलेक्ट किया, एक बॉन्ड, सेलेक्ट पेमेंट मेथड, तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है वो मैंने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट जब आप केवाईसी करते हैं उस समय आपका ऐड हो जाएगा। यू कैन ऐड मोर देन वन बैंक अकाउंट। देयर इज नो कंपल्शन कि आपको कोटक का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। यू कैन ऐड एनी बैंक दैट यू वांट। ये बैंकिंग नॉर्मल वो नॉर्मल नेट कॉर्पोरेट बैंक, नेट बैंकिंग से नॉर्मल नेट बैंक, यूपीआई वगैरह यूपीआई जस्ट अभी थोड़े दिन में ऐड आ जाएगा ना? यस यस, ठीक है। यूपीआई बहुत आसान हो जाता है। हाँ यूपीआई बिल्कुल। तो अभी एसेंशियल नया प्रोडक्ट है तो हमने पहले नेट बैंकिंग एक्सेस किया। क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड नहीं, बॉन्ड पे क्रेडिट कार्ड नहीं हो सकता। यू हैव टू डू ओनली थ्रू योर बैंक अकाउंट। मतलब डेबिट कार्ड से ही कर सकते हैं? हाँ, डेबिट कार्ड या तो नॉर्मल नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक। क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं? क्रेडिट कार्ड एक्चुअली देयर इज सम रेगुलेशन व्हिच सेज कि क्रेडिट कार्ड से आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो आ गया ओटीपी मेरे अकाउंट फोन पे आया होगा, मैं वो निकाल लेता हूँ। मतलब पूरा सिक्योर्ड है? हाँ, मैं से आपको एक जैसे फिनिश कर लूँ तो एक बहुत ही अच्छी आपको मैं स्टोरी बताता हूँ कि हमने ऐसा इसका फ्लो कैसे डिजाइन किया। डन। वाह, आपने अपना 1000 रुपया डाल दिया इसमें? नहीं, मैंने तो बहुत डाल रखा है, अभी मैं बता नहीं सकता। नहीं, ये तो ऐसा है कि तो डाल के रखना ही चाहिए इसमें तो। हाँ, तो ये ना विवेक, जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमने इसका फ्लो कैसे डिजाइन किया। हाँ। सो बेसिकली जब हम कस्टमर जर्नी क्रिएट कर रहे थे प्लेटफॉर्म पे, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा रेडीमेड सेटअप एग्जांपल था। वो था कि आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आज के दिन परचेज करते हैं, वो अब इंडियंस को समझ में आएगा कैसे ऑर्डर करना है ना। इवन माय मदर हु इज वेरी ओल्ड, उनको भी पता है कि कुछ ऑर्डर करना है तो कैसे करना है। करेक्ट। तो ये एक्सपीरियंस इज एग्जैक्टली लाइक दैट। ओके, आप बॉन्ड्स के सेक्शन में गए, 4 बॉन्ड लिस्टेड होंगे, आपको जो सा पसंद आया वो आप उस पर आपने क्लिक किया। जैसे मोबाइल्स पे जाते हो, 10 मोबाइल है, कौन सा पसंद है उस पर क्लिक किया, नेट बैंकिंग पे गए, पेमेंट कर दिया, आपका काम खत्म। अच्छा, मतलब 4-5 को एक साथ सिलेक्ट करके कर सकते हैं? हाँ, नहीं, एक बार में एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, एक बार में एक ही कर सकते हैं, बट ऑप्शन सारे रहेंगे जी। आपने जो सा है उसको सिलेक्ट किया, गए, पेमेंट कर दिया, अभी आपका काम खत्म। जैसे आप मोबाइल करते हो ऑनलाइन ऑर्डर, आप पेमेंट करने के बाद आपका काम खत्म, ऑटोमेटिकली आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। वैसे ही ये बॉन्ड आपके डीमैट अकाउंट में हम डिलीवर कर देंगे। और डीमैट में, बट डीमैट में तो इक्विटी, बॉन्ड भी डीमैट में होता है? हाँ, बॉन्ड इज अ सिक्योरिटी ओनली अल्टीमेटली। तो मेरा जो इक्विटी का डीमैट अकाउंट है किसी भी ब्रोकर के पास, जब मैं इसमें टैग करूंगा, यस, बॉन्ड भी उसी में चला जाएगा। yes, तो मेरे yes. घर पे कुछ नहीं आने वाला, कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। और जब मैं बेचूंगा तो? हाँ, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द रिस्क दैट इज द व्हाट इज देयर इन बॉन्ड्स। सो मतलब सब कुछ इतना इजी नहीं है। हाई रिटर्न मिल रहा है तो देयर इज अ रिस्क आल्सो। सो बॉन्ड आपके डीमैट अकाउंट पे हम डिलीवर कर देंगे बैकएंड से। जो भी ड्यू डेट है इंटरेस्ट पेमेंट का या प्रिंसिपल पेमेंट का, ऑटोमेटिकली आपका जो अंडरलाइंग बैंक अकाउंट है उसमें आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया, डिविडेंड के लिए आपको कहीं भागना नहीं पड़ता है ना, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाता है। सिमिलरली
जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो द इंटायर एक्सपीरियंस इज सीमलेस लाइक एनी ई कॉमर्स। लिस्ट है, पसंद किया, पेमेंट किया, काम खत्म। बरोबर। सो ये दिस इज द जर्नी वी हैव मेड। और एक्चुअल में देखा जाए तो 2024 तक तो मेरे को कुछ करना ही नहीं है अब, क्योंकि बॉन्ड मैच्योर होगा तो हमको तो बेचना ही नहीं है, वो तो हो गया मैच्योर। ये अपने आप मेरे पैसा आ पास जाएगा। कुछ आएगा क्या डॉक्यूमेंट साइन नहीं करने के लिए? नथिंग। जैसा मैंने आपको बताया, ये 4 स्टेप का प्रोसेस आपने किया एंड दैट्स इट। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। बॉन्ड ऑटोमेटिकली आपके डीमैट अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे, इंटरेस्ट कंपनी ऑटोमेटिकली आपको पे कर देगी, जब मैच्योरिटी होगा तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी की ब्रांच में नहीं जाना है, किसी को फोन नहीं करना है, किसी को ईमेल नहीं करना है। और ये जो हुआ है डीमैट में चला गया, साथ में एक ईमेल कंफर्मेशन भी आ जाएगा। हाँ, तो ये देयर इज अ 2 to 4 डे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है हमने। हाँ, तो जैसे बिकॉज डीमैट वर्क्स ओनली ड्यूरिंग वर्किंग डेज या जिस दिन मार्केट ओपन होता है। सो अभी जैसे आज ये ऑर्डर चला गया तो मंडे तो शायद हॉलीडे है, सो ट्यूसडे को हमारी टीम ये देखेगी, तो ट्यूसडे या वेडनेसडे को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। अच्छा, ठीक है। तो वो तो आप है पीछे में, तो वैसे कोई टेंशन नहीं है। हाँ, नहीं वो तो ऑब्वियसली क्योंकि पूरा पैसा audit आपने trail ले है। लिया हाँ, और शेयर अभी तक नहीं दिया। हाँ, तो वैसे इसीलिए वो ट्रस्ट फैक्टर रेलेवेंट और है ना। इक्विटी में भी तो वही होता है कि हमने शेयर खरीद लिया, पैसा पहले देना होता है, उसके बाद Yes. शेयर आता है। तो वो वहाँ पे आप कोई हर किसी ब्रोकर के साथ आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं ना। अगर ट्रस्टवर्दी ब्रोकर है उसी के साथ एक्चुअली ट्रेड करते ट्रस्ट हो तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पे है, ना। ब्रोकर तो खाली सामने का फेस है, बट एक्सचेंज का जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो मैनेज कर रहा है, विच इज वेरी ट्रस्टवर्दी। नहीं तो इसमें थोड़ा सा एक स्टेप का मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है यहाँ पे। जो एज अ रिटेल इन्वेस्टर, मैं तो जानता नहीं कौन है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, तो broker मैंने पे तो आपके ब्रोकिंग अकाउंट में पैसा डाला था ये सोच के कि मैंने 100 शेयर्स खरीद लिए और हो गया मेरा काम खत्म। अभी उसने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को दिया नहीं दिया, इनफैक्ट बीच में कुछ स्कैम्स भी आए थे, अगर इफ यू रिमेम्बर। कलकत्ता की थी। हाँ तो कुछ स्कैम्स भी आए थे कि ब्रोकर को मैंने दिया, वो पैसा पता नहीं कहाँ चला गया और स्टॉक्स कभी मुझे डिलीवर हुआ ही नहीं। तो इस केस में सर वो ब्रोकर भी आप है, हाँ, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी आप ही है, क्योंकि आप ही अपने बुक्स में ले लिया ना। हाँ, so I am the counterparty. हाँ. Kotak is the counterparty. You have made the payment to me. It is my duty to either transfer the bonds to you. If there is any reason, कुछ भी होता है which is less than 1% chance, then it is my duty to refund the money to you. So in that sense, it is completely safe and secure. And हमारे apps की अगर मैं बात करूँ तो there are more than 1 million downloads which have already happened. Wow. So there are so many people who have already trust. We are really thankful to them, and it's a new platform. Obviously we will require all your best wishes and your blessings, so that because this is a product which we believe that it is really important for retail investors to participate, पोर्टफोलियो का बैलेंस मेंटेन करने के लिए एकदम। ओके, सो विवेक जर्नी तो मैंने दिखाई, आप रिस्क के बारे में कुछ बोल रहे थे, तो शायद मुझे वो रिस्क इंपॉर्टेंट है कि मैं हाईलाइट करूं, सो दैट people should know whether this is a product for them or not. Okay? 2 मेन रिस्क हैं इन्वेस्ट करने के, अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें अगेन मैं बोलूंगा 2 नहीं 1.5 है। 1.5 क्यों, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहला मेन रिस्क है क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क। ओके, वो क्या होता है? तो आप बैंक में जब एफडी करते हैं तो अप टू 5 लाख तक का तो आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस गवर्नमेंट ही देता है कि बैंक में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो 5 लाख तो आपको मिल ही जाएगा। बट एनीवे इंडिया में देयर हैज बीन अ हिस्ट्री, कमर्शियल बैंक्स में कभी भी डिपॉजिटर्स का लॉस नहीं हुआ है। कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स में हुआ है भले ही, बट कमर्शियल बैंक्स में कभी भी नहीं हुआ है। सो वहां पे आपका कंप्लीटली इन सम सेंस 5 लाख तक तो गारंटीड ही है, बट आपको रिटर्न मिल रहा है 5%। अब आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज क्रेडिट रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क, एंड विच इज रिफ्लेक्टेड इन क्रेडिट रेटिंग। सो अगर आप देखेंगे क्रेडिट रेटिंग होता है क्रिसिल, मैं पर्सनली क्रिसिल में मैं काम कर चुका हूँ। मैंने अपना करियर क्रिसिल में स्टार्ट किया था। सो 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया है। सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेटिंग देती हैं। इन रिसेंटली थोड़े बैड एपिसोड्स हुए, बट जनरली अगर आप उनका 20-30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, जनरली बाय एंड लार्ज दे हैव बीन करेक्ट। तो रेटिंग देते हैं उसके, तो जिस कंपनी का जितना कम रेटिंग होता है उसका इंटरेस्ट रेट उतना ज्यादा होता है। कुछ 16-17 कैटेगरीज होती हैं, AAA से स्टार्ट होता है, फिर AA+, AA ऐसे करके D तक जाता है। तो उसमें रिफ्लेक्ट होता है कि किस कंपनी में कितना रिस्क है। सो ये आपको ध्यान में रखना है
कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इन अ बॉन्ड इशूड बाय एनी कॉर्पोरेट, इट इज नॉट लाइक इन्वेस्टिंग इन अ बैंक एफडी विच इज कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर. यहाँ पे आप थोड़ा रिस्क ले रहे हैं एडिशनल, विच इज देर इज अ चांस दैट द कंपनी डिफॉल्ट करेगा जब आपको पैसे लौटाने का टाइम आएगा. कंपनी इज नॉट डूइंग वेल. जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया, विवेक ने मुझसे बोरो किया था, अभी उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, गॉड फॉरबिड बाद में अच्छा नहीं चले, जब उनको पैसा लौटाना था तो वो लौटा नहीं पाएंगे. तो इस रिस्क को कहते हैं डिफॉल्ट रिस्क या क्रेडिट रिस्क. ओके, सो ये पहला रिस्क हमने समझा कि क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है. जो दूसरा रिस्क है जिसको मैं बोल रहा हूँ, इट इज नॉट अ कंप्लीट वन रिस्क, 1.5 रिस्क है, वो है लिक्विडिटी रिस्क. लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? तो बेसिकली जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि इंडिया में बॉन्ड मार्केट उतना डेवलप्ड नहीं है. ओके, सो थियोरेटिकली बॉन्ड आपके डीमैट अकाउंट में है, थियोरेटिकली जैसे आप शेयर्स में ट्रेड करते हैं, बॉन्ड में भी ट्रेड कर सकते हैं, बट सिंस मार्केट डेवलप्ड नहीं है उतना, इसलिए लिक्विडिटी नहीं होती है. तो जब आपको बेचना है, हो सकता है कि आपको कोई बायर ना मिले, या मिले तो कुछ ऐसे प्राइस में मिले, कोई अनाप शनाप प्राइस में मिले. सो आपको वही पोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो जो आप लॉक इन कर सकते हैं फॉर दैट पीरियड, जैसे 1 साल का बॉन्ड है, 1.5 साल का बॉन्ड है, उतने पीरियड के लिए आप लॉक इन कर सकते हैं, वही पोर्शन आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इट इज नॉट अ फुल रिस्क, इट इज अ हाफ रिस्क. बिकॉज अगर आप लॉक इन कर सकते हैं तो आपके लिए कोई रिस्क नहीं है. आपको पता है एंड सबके ही पोर्टफोलियो में, किसी का मान लीजिए 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, तो आपको पता है इसमें से 10-20 हजार रुपए में 1-1.5 साल के लिए लॉक इन कर सकता हूं, तो आपने इन्वेस्ट कर दिया. तो इट इज नॉट अ रिस्क फॉर यू इन दैट सेंस, इट इज नॉट अ कंप्लीट रिस्क वेयर यू विल लूज मनी, बट यस कभी आपको जरूरत पड़ेगी. सो आपको ऐसे सोचना चाहिए कि बैंक एफडी में आप इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे भी 2 तरह की एफडीज होती हैं, जो आप बीच में ब्रेक कर सकते हैं या प्री मैच्योर कर सकते हैं. एक दूसरी एफडी भी होती है जो आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं. तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि आपने इन्वेस्ट किया है, आप बीच में ब्रेक नहीं कर सकते हैं. तो यही आपको ध्यान में रखना है कि रिस्क आपका बैंक जैसा नहीं है, थोड़ा ज्यादा रिस्क, एंड हेंस रिटर्न ऑलमोस्ट आपको डबल भी मिल सकता है. बैंक में आपको 5% मिलता है, यहाँ पे आपको 10% मिलता है. इक्विटी में जैसा हम सब जानते हैं, ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम 15% के आसपास नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जितना है, उसी के आसपास ही आपको इक्विटी में रिटर्न मिलता है. तो 15% के आसपास मिलेगा. सो दिस इज इन बिटवीन 5% एफडी का, 15% इक्विटी का, तो बीच का 9-10% आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है. समझ गया, फेयर पॉइंट. यस. तो ये तो हो गया ये मेरा बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट. सॉरी, आपने कर दिया, मैं तो शाम को करूंगा. तो ये इन्वेस्टमेंट के अलावा अगर मेरे को आपसे कुछ लेना हो, क्योंकि एक बार आपसे जुड़ गए, तो और भी तो कुछ कर ही सकते हैं. यस. तो और क्या कर सकते हैं आपके साथ? नहीं, सो ये अगेन मैं आपको अगर ये हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में दिखाऊं, तो बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग टू बिल्ड इज अ ऑल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म वेयर आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स है वो एक ही जगह पर मीट हो जाए. अच्छा. सो देयर इज म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, एफडी अगर करना है वो भी कर सकते हैं. एनपीएस. एफडी कैसे? कोटक बैंक में? कोटक बैंक का एफडी यहाँ से कर सकते हैं. यहीं से ही? हाँ जी. स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है, आप वो यहाँ से कर सकते हो. बेसिकली एक ही प्लेटफॉर्म पे आपकी सारी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स यू कैन मीट. सो आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में नहीं जाना है कि म्यूचुअल फंड है तो कहीं और जाना है, स्टॉक्स के लिए कहीं और जाना है, एफडी के लिए कहीं और जाना है. एनपीएस के लिए तो लोग जाते नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए. 50,000 रुपये एडिशनल आपको टैक्स सेविंग उसमें मिल जाता है, तो वो भी आप यहाँ से ही कर सकते हैं. तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आप सारी चीज़ें कर सकते हैं. एंड अगेन इट इज़ बैक्ड बाय कोटक. years and years of expertise in wealth management. आपको भी पता है विवेक, we are the largest wealth management firm in the country. The biggest families of India are trusting us with their wealth, their management. So उस हिसाब से वही expertise now we are bringing for retail investors also, and hopefully again as I said we will get best wishes and blessings of all your viewers also. एकदम मिलेगा ही, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और बॉन्ड वाला मुझे बहुत एक्साइट कर रहा है. मतलब मैं तो खुद भी करूंगा, मेरी ऑफिस में लोगों को बोलूंगा कि क्या होता है कि कई लोगों का गोल डिफाइंड होता है कि 2024 में मेरा ये खर्चा आने वाला है, चाहे मेरी शादी आएगी, मेरे बच्चे का होगा, तो मैं गोल के साथ टैग कर सकता हूँ ना. नहीं, आपने बहुत ही अच्छी बात कही. जैसे कि क्लास 10 में है आपका बच्चा, ओके, 2 साल बाद 12th पास करेगा,
सबको पता है कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स में जाएगा, कोई मेडिकल में जाएगा, कोई इंजीनियरिंग में जाएगा, फीस देनी ही पड़ेगी। तो उसमें आप मतलब लिंक कर सकते हैं कि 2 साल बाद इतना पैसा चाहिए, आप लॉक इन कर सकते हो, आपको बीच में लिक्विडिटी की ज़रूरत नहीं है, यू कैन इन्वेस्ट हियर एंड आपको उस हिसाब से मतलब रिटर्न मिल जाएगा। और इसमें जो अगेन मैं आपको बोल रहा था कि एट द बिगनिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन आपने बताया कि इक्विटी मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल चल रहा है। इसको अगेन क्रिकेट की टर्म्स में, सो आई एम ए बिग क्रिकेट फैन, सो मैं काफ़ी चीज़ें क्रिकेट से रिलेट करता हूँ। सो देखिए, बेसिकली टीम कॉम्पोजिशन में आपको हिटिंग बैट्समैन भी चाहिए, सहवाग भी चाहिए, द्रविड़ भी चाहिए। ओके, सो अभी क्या है कि कंडीशंस ओवरकास्ट है, ओके, पिच ग्रीन है, बॉल बहुत मूव कर रहा है, ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि सहवाग को ही आपको भेजना है, हिट्स लगाने की ज़रूरी नहीं है। राइट नाउ यू नीड मिस्टर डिपेंडेबल, आप थोड़ा रोकिए। हाँ, बट बिल्कुल कोई ऐसा बैट्समैन भी नहीं चाहिए जो बस बॉल्स ही वेस्ट कर रन नहीं बना रहा है, विच इज समवॉट लाइक एफडी की रिटर्न बन ही नहीं रहा है। तो एक रीजनेबल रिस्क ले, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव शॉट्स ना खेले, रीजनेबल बट विकेट को भी बचा के रखे और धीरे धीरे अपना सिंगल्स डबल्स लेके स्कोर को मूव करता है। तो बॉन्ड्स इज इन दैट कैटेगरी की थोड़ा रिस्क लेता है, बिल्कुल ही वेस्ट नहीं करता है बॉल्स, बट सिंगल्स डबल्स लेके अग्रेसिव शॉट्स नहीं खेलता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 25% रिटर्न मिल जाएगा, प्लीज बी केयरफुल अगर कोई आपको बॉन्ड ऐसा मिलता है, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें कुछ ऐसे रिस्क होंगे विच इज गिविंग दैट काइंड ऑफ रिटर्न। इक्विटी में रिटर्न क्यों मिलता है? ओके, अगर आप देखेंगे किसी भी अग्रेसिव बैट्समैन का ट्रैक रिकॉर्ड, ओके, बहुत सारे जीरोज भी आपको मिलेंगे और बहुत सारे आपको डबल सेंचुरीज भी मिलेंगे, सो दैट उसका ओवरऑल रिकॉर्ड एवरेज विल बी बेटर देन। तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 15%। बॉन्ड आपको कभी भी 25% रिटर्न नहीं दिखाएगा, बट जीरो भी नहीं दिखाएगा। तो स्टेडी अपना 9-10 चलता रहेगा उसका। तो राहुल द्रविड़ है। राहुल द्रविड़। चलिए, गुड, मजा आया। Yes. बहुत मजा आया और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। एंड देखिए, मैं ना थोड़ा उस मामले में कंजर्वेटिव हूँ। तो मैं हमेशा जिस प्रोडक्ट में मुझे कन्विंसिंग लगता है ना, मैं अपने लर्नर्स को बताता हूँ, बिकॉज आई फील दे शुड पार्टिसिपेट इन दिस। तो समहाउ आई हैव अ फीलिंग कि दिस इज़ वेरी गुड और आप एक नया एसेट क्लास लोगों को दे रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर डूइंग इट। बेस्ट ऑफ लक। बस आप अच्छे अच्छे बॉन्ड हमारे लिए ढूंढते रहिए। पहले आप अपना बुक्स में रखिए, रिस्क लीजिए, फिर हमको दे दीजिएगा, ताकि हमको पता रहेगा कि आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिस्क के अंदर में। कीप डूइंग दैट वर्क। थैंक यू विवेक, थैंक्स लॉट। थैंक यू दोस्तों। ये था एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग आपको दिया और मैं बहुत आशा कर रहा हूँ कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। ये वेबसाइट पे जाइए, छोटा अमाउंट डालिए, 1000 रुपये डालिए। उससे क्या होगा, एटलीस्ट ये एसेट क्लास में आपका एक्सपोजर चालू होगा। अरे लोग 500-500 हज़ार रुपया क्रिप्टो में डाल के बैठे, ये तो एक्चुअल में स्टेबल रिटर्न है, तो इसमें डालने में अपने को कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए। तो चालू करिए इससे, और भी बॉन्ड इनके आते जाएंगे तो उसका इन्फॉर्मेशन आएगा अपने पास, तो आपको ठीक लगे, सोच के समझ के परख के उनमें भी डालिएगा। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।